जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है हिंदी साहित्य में। हिंदी साहित्य में आज हम देखेंगे निबंध जिसका शीर्षक है शिव शंभू के चिट्ठे। और यह इसके लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त। और यह शिव शंभू के चिट्ठे जो है, यह जो लिखा गया है बाल मुकुंद गुप्त ने जिसे लिखा है, शिव शंभू जी ने लिखा है लॉर्ड कर्जन के लिए। तो आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। तो इसमें लिखा गया है, माय लॉर्ड, लड़कपन में इस बूढ़े भंगड़ को बुलबुल का बड़ा चाव था। गांव में कितने ही शौकीन बुलबुल बाज थे। वह बुलबुले पकड़ते थे, पालते थे और लड़ाते थे। बालक से समूह शर्मा बुलबुलें लड़ाने का चाव नहीं रखता था, केवल एक बुलबुल को हाथ पर बिठा कर ही प्रसन्न होना चाहता था। पर ब्राह्मण कुमार को बुलबुल कैसे मिले? पिता को यह भय कि बालक को बुलबुल दी तो वह मार देगा, हत्या होगी, अथवा उसके हादसे से बिल्ली छीन लेगी तो पाप होगा। बहुत अनुरोध से यदि पिता ने किसी मित्र की बुलबुल किसी दिन ला भी दी तो वह 1 घंटे से अधिक नहीं रहने पाती थी, वह भी पिताजी के निगरानी में। सराय के भटियारे बुलबुलें पकड़ा करते थे। गांव के लड़के उनसे दो तीन तीन पैसे में खरीद लाते थे। पर बालक से शंभू तो ऐसा नहीं कर सकता था। पिता की आज्ञा बिना वह बुलबुल कैसे लावे और कहाँ रखे? उधर मन में अपार इच्छा थी कि बुलबुल जरूर हाथ पर हो। इसी से जंगल में उड़ती बुलबुल को देखकर जी फड़क उठता था। बुलबुल की बोली सुनकर आनंद से हृदय नृत्य करने लगा था। कैसी कैसी कल्पनाएं हृदय में उठती थी। उन सब बातों का अनुभव दूसरों को नहीं हो सकता। दूसरों को क्या, आज यह वह शिव शंभू है, स्वयं यीशु को उस बालक काल के अनिवर्चनीय चाव और आनंद का अनुभव नहीं हो सकता। बुलबुल पकड़ने की नाना प्रकार की कल्पनाएं मन ही मन में करता हुआ बालक शिव शंभू सो गया। उसने देखा कि संसार बुलबुलमय है। सारे गांव में बुलबुलें उड़ रही हैं। अपने घर के सामने खेल का जो मैदान है उसमें सैकड़ों बुलबुल उड़ती फिरती हैं। फिर वह सब ऊंची नहीं उड़ती, बहुत नीचे नीचे उड़ती है। उनके बैठने के अड्डे भी नीचे नीचे हैं। वह कभी उड़कर इधर जाती, कभी उधर, कभी यहाँ बैठती, कभी वहाँ, कभी स्वयं उड़कर बालक शिव शंभू के हाथ की अंगुलियों पर आ बैठती है। शिव शंभू आनंद में मस्त होकर इधर उधर दौड़ रहा है। उसको 2-3 साथी भी इसी प्रकार बुलबुलें पकड़ते और छोड़ते इधर उधर कूदते फिरते हैं। आज शिव शंभू की मनोइच्छा पूर्ण हुई। आज उसे बुलबुलों की कमी नहीं है। आज उसके खेलने का मैदान बुलबुलिस्तान बन रहा है। आज शिव शंभू बुलबुलों का राजा ही नहीं, महाराजा भी है। आनंद का सिलसिला यहीं नहीं टूट गया। शिव शंभू ने देखा कि सामने एक सुंदर बाग है, वहीं से सब बुलबुलें उड़कर आती हैं। बालक कूदता हुआ दौड़कर उसमें पहुंचा। देखो, सोने के पेड़ पत्ते और सोने ही के नाना रंग के फूल हैं। उन पर सोने की बुलबुलें बैठे गाती है और उड़ती फिरती है। वहीं एक सोने का महल है, उस पर सैकड़ों सुनहरी कलश है, उन पर भी बुलबुलें बैठी है। बालक 2-3 साथियों सहित महल पर चढ़ गया। उस समय वो सोने का बगीचा, सोने के महल और बुलबुलों सहित एक बार उड़ा। सब कुछ आनंद से उड़ता था। बालक से शंभू भी दूसरे बालकों सहित उड़ रहा था। पर यह आमोद बहुत देर तक सुखदायी न हुआ। बुलबुलों का ख्याल अब बालक के मस्तिष्क से हटने लगा। उसने सोचा, मैं कहाँ उड़ा जाता हूँ, माता पिता कहाँ, मेरा घर कहाँ? इस विचार के आते ही सुख स्वप्न भंग हुआ। बालक बुलबुला कर उठ बैठा। देखा और कुछ नहीं, अपना ही घर, अपना ही चारपाई। मनोराज्य समाप्त हो गया। यानी कि जो उसके मन में थी स्वप्न हुआ। आपने माय लॉर्ड जब से भारतवर्ष पधारे हैं बुलबुलों का स्वप्न ही देखा है। यह सचमुच कोई करने योग्य काम भी किया है, खाली अपना ख्याल ही पूरा किया। यह शिव शंभू जी लिख रहे हैं। शिव शंभू के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त ने लिखा है, तो कर्जन के लिए लिखा है। लॉर्ड कर्जनवा वायसराय जो था भारत का, खाली वायसराय था कि क्या था, आगे पता चलेगा आपको। खाली अपना ख्याल ही पूरा किया है, या यहाँ की प्रजा के लिए भी कुछ कर्तव्य पालन किया। तंज कस रहे हैं। एक बार यह बातें बड़ी धीरता से मन में विचारिए। आपकी भारत में स्थिति की अवधि के 5 वर्ष पूरे हो गए। अब यदि आप कुछ दिन रहेंगे तो सूद में मूलधन समाप्त हो चुका। हिसाब कीजिए, नुमाइशी कामों की सिवा काम की बात आप न कौन सी कर चले हैं, और भड़कबाजी की सिवा ड्यूटी और कर्तव्य की और आपका इस देश में आकर कब ध्यान रहा है? इस बार के बजट की वक्तृता ही आपके कर्तव्य काल की अंतिम वक्तृता थी। जरा उसे पढ़ तो जाइए, फिर उसमें आपकी 5 साल की किस अच्छी करतूत का वर्णन। आप बारंबार अपने 2 अति तुमत राख से भरे कामों का वर्णन करते हैं।
एक विक्टोरिया मेमोरियल हॉल और दूसरा दिल्ली दरबार, पर जरा बेचारिए तो यह दोनों काम सो हुए या ड्यूटी। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल चंद पेट भरे अमीरों के एक दो बार देख आने की चीज़ होगी, उससे से दरिद्रों का कुछ दुख घट जाएगा या भारतीय प्रजा की कुछ दशा उन्नत हो जाएगी, ऐसा तो आप भी ना समझते होंगे। अब दरबार जी की बात सुनिए कि क्या था। आपके ख्याल से वह बहुत बड़ी चीज़ था, पर भारतवासियों की दृष्टि में वह बुलबुलों के स्वप्न से बढ़कर कुछ न था। जहाँ जहाँ से वह जुलूस के हाथी आए, वहीं वहीं से सब लौट गए। जिस हाथी पर आप सुनहरी झूले और सोने का हौदा लदवा कर छत्र ध्यानपूर्वक सवार हुए थे, वह अपने कीमती असबाब सहित जिसका था उसके पास चला गया। आप भी जानते थे कि वह आपका नहीं और दर्शक भी जानते थे कि आपका नहीं। यह लॉर्ड कर्जन को लिख कर रहे हैं, लॉर्ड कर्जन से कर रहे हैं, मतलब उनके लिए कर रहे हैं, लिखा है। दरबार में जिस सुनहरे सिंहासन पर विराजमान होकर आपने भारत के सब राजा महाराजाओं की सलामी ली थी, वह भी वहीं तक था, और आप स्वयं भली बात जानते हैं कि वह आपका न था। वह भी जहाँ से आया था वहीं चला गया। यह सब चीज़ें खाली नुमाइशी थी। भारतवर्ष में वह पहले से ही मौजूद थी। क्या इन सब से आपका कुछ गुण प्रकट हुआ? लोग विक्रम को याद करते हैं या उसके सिंहासन को, अकबर को या उसके तख्त को। शाहजहां की इज्जत उसके गुणों से थी या तख्ते ताउस से? आप जैसे बुद्धिमान पुरुष के लिए यह सब बातें विचारने की चीज वह बनना चाहिए जिसका कुछ देर कयाम हो। माता पिता की याद आते ही बालक शिव समूह का सुख स्वप्न भंग हो गया। दरबार समाप्त होते ही वह दरबार भवन वह एम्पी थिएटर तोड़कर रख देने की वस्तु हो गया। उधर बनाना इधर उखाड़ना, बड़ा अनुमाइशी चीज़ों का यही परिणाम है। उनका तीलियों का सा जीवन होता है। माई लॉर्ड, आपके कछाड़ के चाय वाले साहब की दावत खाकर कहा था कि यह लोग यहाँ नित्य और हम लोग कुछ दिन के लिए। आपके वह कुछ दिन बीत गए, अवधि पूरी हो गई। अब यदि कुछ दिन और मिले तो वह किसी पुराने पुणे के बल से समझिए। उन्होंने आशा पर शिव शंभू शर्मा यह चिट्ठा आपके नाम भेज रहा है, जिसे इन मांगे दिनों में तो एक बार फिर आपको अपने कर्तव्य का ख्याल हो। जिस पद पर आप आरूढ़ हुए वह आपका मौरूसी नहीं, नदी नाव संयोग की भांति है। आगे भी कुछ ऐसा नहीं कि इस बार छोड़ने के बाद आपका इससे कुछ संबंध रहे, किंतु जितने दिन आपके हाथ में शक्ति है उतने दिन कुछ करने की शक्ति भी है। जो कुछ आपने दिल्ली आदि में कर दिखाया उसमें आपका कुछ भी न था, पर वह सब कुछ दिखाने की शक्ति आप में थी। उसी प्रकार जानने से पहले इस देश के लिए कोई असली काम कर जाने की शक्ति आप में है। इस देश के प्रजा के हृदय में कोई स्मृति मंदिर बना जाने की शक्ति आप में है। पर यह सब तो हो सकता है कि वैसे स्मृति की कुछ कदर आपके हृदय में भी हो। स्मरण रहे, धातु की मूर्तियों के स्मृति चिन्ह से एक दिन किला का मैदान भर जाएगा। महारानी का स्मृति मंदिर मैदान की हवा रोकता था या न रोकता था, पर दूसरों की मूर्तियाँ इतनी ही हो जाएंगी 50-50 स्थान पर हवा को टकरा कर चलना पड़ेगा। जिस देश में लॉर्ड लैंडसोन की मूर्ति बन सकती है उसमें और किसकी मूर्ति नहीं बन सकती? माय लॉर्ड, क्या आप चाहते हैं कि उसका आसपास आपकी एक वैसी ही मूर्ति खड़ी हो? यह मूर्तियाँ किस प्रकार के स्मृति चिन्ह है? इस दरिद्र देश के बहुत से धन की एक ढेरी है जो किसी काम की नहीं आ सकती। एक बार जाकर देखने से ही विदित होता है कि वह कुछ विशेष पक्षियों के कुछ देर विश्राम लेने के अड्डे से बढ़कर कुछ नहीं। माय लॉर्ड, आपकी मूर्ति की वहाँ क्या शोभा होगी? आइए मूर्तियाँ दिखावें। वह देखिए एक मूर्ति है जो किले के मैदान में नहीं है पर भारतवासियों के हृदय में बनी हुई है। पहचानिए, इस वीर पुरुष ने मैदान की मूर्ति से इस देश के करोड़ों हृदय के गरीबों हृदय में मूर्ति बनवाना अच्छा समझा। यह लॉर्ड रिपन की मूर्ति है। और देखिए एक स्मृति मंदिर, यह आपके 50 लाख के संगमरमर वाले से अधिक मजबूत और सैकड़ों गुना कीमती है। यह स्वर्गीय विक्टोरिया महारानी का सन 1858 का घोषणा पत्र है। आपकी यादगार भी यहीं बन सकती है यदि इन दो यादगारों की आपके जी में कुछ इज्जत हो। मतलब समाप्त तो हो गया, जो लिखना था वह लिख गया। अब खुलासा बात यही है कि एक बार शो और ड्यूटी का मुकाबला कीजिए। शो का शो ही समझिए, शो ड्यूटी नहीं है। माय लॉर्ड, आपके दिल्ली दरबार की यह आज कुछ दिन बाद उतने ही रह जाएगी जितना कि सुशंभु शर्मा के सिर में बालकपन के उस सुख स्वप्न की है। यह भारत मित्र में प्रकाशित हुई 11 अप्रैल 1903 को। अब देखते हैं क्या लिखा है। श्रीमान का स्वागत कैसे होता है? जो अटल है वह टल नहीं सकती, जो होनहार है वह होकर रहती है। इसी से फिर 2 वर्ष के लिए भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल होकर लॉर्ड कर्जन आते हैं। 2 साल के लिए फिर से वायसराय, भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल।
बहुत से विघ्नों को हटाते और बाधाओं को भगाते फिर एक बार फिर भारत भूमि में आपका पदार्पण होता है। इस शुभ यात्रा के लिए वह गत नवंबर को सम्राट एडवर्ड से भी विदा ले चुके हैं। दर्शन में अब अधिक विलंब नहीं है। इस समय भारतवासी यही सोच रहे हैं कि आप क्यों आते हैं। आप यह जानते हैं कि आप क्यों आते हैं। यदि भारतवासियों का बस चलता तो आपको ना आने देते, और आपका बस चलता तो और भी कई सप्ताह पहले आ भी रास्ते पर दोनों ओर की बाग के किस ओर के हाथ में है। नीरे बेबस भारतवासियों का कुछ बस नहीं, और बहुत बातों पर बस रखने वाले लॉर्ड कर्जन को भी बहुत बातों में बेबस होना पड़ता है। इसी से भारतवासियों का लॉर्ड कर्जन का आना देखना पड़ता है, और उक्त श्रीमान को अपने चलने में विलम्ब देखना पड़ा। कभी कहता है जो कुछ खुदा दिखाए सो लाचार देखना, दो कुछ खुदा दिखाए सो लाचार देखना। अभी भारतवासियों को बहुत कुछ देखना है, और लॉर्ड कर्जन को भी बहुत कुछ। श्रीमान को नए शासनकाल के यह 2 वर्ष निसंदेह देखने की वस्तु होंगे। अभी से भारतवासियों की दृष्टियां सिमट कर उस ओर जा पड़ी हैं। यह जबरदस्त दृष्टा लोग अब बहुत काल के केवल निर्लिप्त निराकार दृष्टा की अवस्था में अतिरिक्त लोचन से देख रहे हैं, और न जाने कब तक देखे जाएंगे। अथक अथक ऐसे है कि कितने ही तमाशे देख गए पर दृष्टि नहीं हटाते। उन्होंने पृथ्वी राज चंद की तबाही देखी, मुसलमानों की बादशाही देखी, अकबर बिरबल खान खाना और तानसेन देखे, शाहजहानी तख्ता ताउस और शाही जुलूस देखे, फिर वहीं तख्त नादिर को उठाकर ले जाते देखा। शिवाजी और औरंगजेब को भी देखा, क्लाइव को देखा, हेस्टिंग को देखा, ऐसे वीर अंग्रेज देखे। देखते देखते बड़े शौक से लॉर्ड कर्जन का हाथियों का जुलूस और दिल्ली दरबार देखा। अब गोरे पहलवान मिस्टर सैंडो का छाती पर कितने ही मन बोझ उठाना देखने को टूट पड़ते हैं। कोई दिखाने वाला चाहिए। भारतवासी देखने को सदा प्रस्तुत है। इस गुड़ में वह मोछ मरोड़ कर कह सकते हैं कि संसार में कोई उनका सानी नहीं। लॉर्ड कर्जन भी अपनी शासित प्रजा का यह गुड़ जान गए थे। इसी से श्रीमान ने लीलामय रूप धारण करके कितने ही लीलाएं दिखाई। इसी से लोग बहुत कुछ सोच विचार कर रहे हैं, और इन 2 वर्षों में भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन और क्या क्या करेंगे। पिछले 5 साल से अधिक समय से श्रीमान ने जो कुछ किया उसमें भारतवासी इतना समझने लगे हैं कि श्रीमान की रुचि कैसी है और कितनी बातों को पसंद करते हैं। यदि वह चाहे तो फिर हाथियों का एक बड़ा भारी जुलूस निकलवा सकते हैं, पर उसकी वैसी कुछ ज़रूरत नहीं जान पड़ती है, क्योंकि जो जुलूस वह दिल्ली में निकलवा चुके हैं उसमें सबसे ऊंचा हाथी पर बैठ चुके हैं। उससे ऊंचा हाथी यदि सारी पृथ्वी में नहीं तो भारतवर्ष में तो और भी नहीं। इसी से फिर किसी हाथी पर बैठने का श्रीमान को क्या चाह हो सकता है। उससे ऊंचा हाथी और नहीं है। एरावत का केवल नाम है, देखा किसी ने नहीं। मेमत की हड्डियाँ किसी किसी अजायब खाने में उसी बातें आश्चर्य की दृष्टि से देखी जाती हैं जैसे श्रीमान के स्वदेश के अजायब खाने में कोई छोटा मोटा हाथी। बहुत लोग कह सकते हैं कि हाथी की छोटाई बड़ाई पर बात नहीं, जुलूस निकले तो फिर भी निकल सकता है। दिल्ली नहीं तो कहीं और रही, क्योंकि दिल्ली में आतिशबाजी खूब चल चुकी थी। कलकत्ते में फिर चलाई गई। दिल्ली में हाथियों की सवारी हो चुकने पर भी कलकत्ते में रोशनी और घोड़ा गाड़ी का तार जमा था। कुछ लोग कहते हैं कि जिस काम को लॉर्ड कर्जन पकड़ते हैं पूरा करके छोड़ते हैं। दिल्ली दरबार में कुछ बातों की कसर रह गई। उदयपुर के महाराणा न तो हाथियों के जुलूस में साथ चल सके और न दरबार में हाजिर होकर सलामी देने का मौका उनको मिला। इसी प्रकार बड़ौदा नरेश हाथियों के जुलूस में शामिल न थे। वह दरबार में भी आए तो बड़ी सीधी सादी पोशाक में, इतनी सीधी सादी पोशाक में कि जितनी से आज कलकत्ते में फिरते हैं। वह ऐसा तुमक राख और ठाट बाट का समय था कि स्वयं श्रीमान वैसराय को पतलून तक कार चोबी की पहनना और राजा महाराजाओं को काठ की तक ड्यूक ऑफ कर्नाट को चांदी की कुर्सी पर बिठाकर स्वयं सोने के सिंहासन पर बैठना पड़ा। उस मौके पर बड़ौदा नरेश का इतनी सफाई और सादगी से निकल जाना एक नई यान थी। इसके सिवा उन्होंने झुक के सलाम नहीं किया था, बड़ी सादगी से हाथ मिलाकर चल दी। यह कई एक कसर ऐसी है जिनके मिटाने को फिर दरबार हो सकता है, फिर हाथियों का जुलूस निकल सकता है। इन लोगों के विचार में कलाम नहीं पर समय कम है, काम बहुत होंगे। इसके सिवा कई राजा महाराजा पहले दरबार ही में खर्च से इतने दब चुके हैं कि श्रीमान लॉर्ड कर्जन के बाद यदि 2 वायसराय आवे और 5-5 की जगह 7-7 साल तक शासन करे तब तक भी उनका सिर उठाना कठिन है। इससे दरबार या हाथियों के जुलूस की फिर आशा रखना व्यर्थ है। पर सुना है कि आपके विद्या का उद्धार श्रीमान जरूर करेंगे। उपकार का बदला देना महत पुरुषों का काम है। विद्या ने आपको धनी किया है, इसे आप विद्या को धनी किया है, तो इसीलिए आप विद्या को धनी किया चाहते हैं। इसी से कंगालों से छीनकर आप धनियों को विद्या देना चाहते हैं। इससे विद्या का वह कष्ट मिट जाएगा जो उसे कंगाल को धनी बनाने में होता है। नींव पड़ चुकी है, नमूना कायम होने में देर नहीं। अब तक वह गरीब पढ़ते थे, इससे धनियों की निंदा होती थी कि वह पढ़ते नहीं। अब गरीब न पढ़ सकेंगे, इससे धनी पढ़े।
इससे धनी पढ़े ना पढ़े उनकी निंदा ना होगी। इस तरह लॉर्ड कर्जन की कृपा उन्हें बेपढ़े में भी शिक्षित कर देगी। और कई काम है, कई कमीशनों के काम का फैसला करना है, कितनी ही मिशनों की कार्रवाई का नतीजा देखना है। काबुल है, कश्मीर है, काबुल में रेल चल सकती है, कश्मीर में अंग्रेजी बस्ती बच सकती है। चाय के प्रचार की भांति मोटर गाड़ी के प्रचार की देश में बहुत ज़रूरत है। बांग्लादेश का पार्टीशन भी एक बहुत जरूरी काम है। सबसे जरूरी काम विक्टोरिया मेमोरियल है। सन 1858 ईस्वी की घोषणा भारतवासियों को अधिक स्मरण रखने की जरूरत न पड़ेगी। श्रीमान स्मृति मंदिर बनवाकर स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया के ऐसे स्मारक बनवा देंगे जिसको देखते ही लोग जान जाएंगे कि महारानी वह थी जिनका यह स्मारक है। बहुत बातें हैं, सबको भारतवासी अपने छोटे छोटे दिमाग में नहीं ला सकते। कौन जानता है कि श्रीमान लॉर्ड कर्जन के दिमाग में कैसे कैसे आली ख्याल भरे हुए हैं। आपने स्वयं भरमाया था कि बहुत बात में हिंदुस्तानी अंग्रेजों का मुकाबला नहीं कर सकते। फिर लॉर्ड कर्जन तो इंग्लैंड के रत्न हैं, उनके दिमाग की बराबरी का एक गुस्ताखी करने की यहाँ के लोगों को बूढ़ा ही कहा जाएगा। बूढ़ा भंगड़ कभी सलाह नहीं दे सकता। श्रीमान कैसे आली दिमाग शासक है, यह बात उन लगातार कई व्याख्यानों से लगता है, कई व्याख्यानों से टपक बढ़ती है जो श्रीमान ने विलायतों में दिए थे और जिनमें विलायत वासियों को यह समझाने की चेष्टा की थी कि हिंदुस्तान क्या वस्तु है। आपने साफ साफ दिखा दिया था कि विलायत वासी यह नहीं समझ सकते कि हिंदुस्तान क्या है। हिंदुस्तान को स्वयं श्रीमान स्वयं ही समझे हैं। विलायत वाले समझे तो क्या समझे थे। विलायत में उतना बड़ा हाथी कहाँ जिस पर वह चांवर छत्र लगाकर चढ़े थे। फिर कैसे समझा सकते हैं कि वह किस उच्च कोटि श्रेणी के शासक है। यदि कोई ऐसा उपाय निकल सकता जिससे वह एक बार भारत को विलायत तक खींच ले जा सकते तो विलायत वालों को समझा सकते कि भारत क्या है और श्रीमान का शासन क्या है। आश्चर्य नहीं भविष्य में ऐसा कुछ उपाय निकल आवे, क्योंकि विज्ञान भी बहुत कुछ करेगा। तो यह शिव शंभू के चिट्ठे लिखा गया है बाल मुकुंद गुप्त के वचन 19 का। भाग 1 यहाँ पे होगा समाप्त। भाग 2 के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए तैयार रहिएगा। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। भाग 2 के साथ मिलते हैं। आपको यह कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।